हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मणिभूषण आप सभी का इस चैनल ट्रैंक्विल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया अध्याय लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हूं, जिसका नाम है ज्वालामुखी। इंग्लिश में इसे वोल्केनो बोलते हैं। इस अध्याय को मैं 2 भाग में करके पढ़ाऊंगा। आज का वीडियो पहला भाग है, इसके जस्ट बाद मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को, जिसमें मैंने आपको ज्वालामुखी का एक परिचय, उसके बाद ज्वालामुखी कितने टाइप्स होते हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स, वो सारे फैक्ट्स मैं बताने वाला हूं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो शुरुआत करते हैं ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के परिचय से। देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर उपस्थित छेद या फिर दरार जिससे होकर के पृथ्वी का तरल पदार्थ लावा, गैस, भाप, राख आदि निकलती है, उसे ही हम ज्वालामुखी बोलते हैं। आइए अब समझते हैं ज्वालामुखी उद्गार का क्या कारण है, यानी कि रीजन ऑफ वोल्केनो इरप्शन। देखिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है ना बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है, जो एक दूसरे के कभी पास आते हैं तो एक दूसरे से कभी दूर चले जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती है, यानी कि जाने की जब क्रिया होती है उस समय ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और हम लोग जानते हैं कि जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में दूर जाएगी तो होगा क्या कि उस जो पार्टिसिपेटिंग जो पोजीशन होगा टेक्टोनिक प्लेट का, उस जगह का स्थल काफी कमजोर हो जाएगा। और इसी कमजोर का फायदा कौन उठाता है? भूगर्भ में उपस्थित मैग्मा, जिसको हम लोग लावा भी बोलते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के सेंटर की तरफ जाएंगे तो उस समय इसके अंदर का प्रेशर जो है ना काफी हाई हो जाता है। मैंने बताया था अपने इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसका नाम था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसमें बताया था कि जो कोर होती है पृथ्वी का, वहां पे लगभग प्रेशर जो है 3.6 मिलियन एटमॉस्फेरिक होता है। आप समझ सकते हैं कि क्रस्ट में जो होता है वो कितना प्रेशर हो, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, और सेंटर में 3.6 मिलियन एटमॉस्फेयर। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। ये प्रेशर होता क्या है कि जो भूगर्भ में लावा होता है उसको हमेशा जो है ऊपर की ओर वो दबाना चाहता है, ऊपर की ओर फेंकना चाहता है। तो जिस जगह पे, पृथ्वी के जिस जगह पे सतह कमजोर मिलेगी, उस जगह से वो हाई प्रेशर के चलते मैग्मा बाहर निकलना चाहेगा। आई बात समझ में? तो यही कारण होता है कि जहां पे टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है उस जगह पे पृथ्वी का सतह कमजोर हो जाता है, और वहीं से हाई प्रेशर मैग्मा अंदर से बाहर की तरफ निकलना चाहती है, जिसके कारण वोल्केनो इरप्शन होता है। आप कुछ इस तरह से समझिए। देखिए, मान लीजिए कि ये 2 टेक्टोनिक प्लेटें हैं, ठीक है ना। इसको आप मान लीजिए T1, इसको मान लीजिए T2, है ना। ये क्या है? 2 टेक्टोनिक प्लेटें हैं। आई बात समझ में? तो होगा क्या कि जब कंडीशन कुछ इस तरह से होगा कि टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जा रही है, ठीक है, तो होगा क्या कि इसके जस्ट वाला जो पोजीशन होगा कुछ इस तरह से जो है पोजीशन अपना चेंज करते जाएगा, है ना। ये भी थोड़ा सा कुछ इधर हट जाएगा, ये भी थोड़ा सा कुछ इधर हटने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इसका जो थिकनेस है टेक्टोनिक प्लेट का, इस जगह पे काफी कम हो गया है। कम होने के कारण क्या होगा कि इस जगह पे जो स्ट्रेंथ होगा अर्थ क्रस्ट का, वो काफी कमजोर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में मैग्मा पाया जाता है ना, जो कि काफी हाई प्रेशर, अभी मैंने बताया, ये हाई प्रेशर जो है ना मैग्मा इसके द्वारा बाहर निकलना चाहेगा। आई बात समझ में? जो कि ज्वालामुखी के रूप में ये बाहर में निकलती है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय ज्वालामुखी के माउथ से मैग्मा यानी कि लावा एक हाई प्रेशर के चलते एक फाउंटेन के रूप में बाहर निकलती है। यानी कि कुछ उसका जो मैग्मा है वो हवा में उड़ते हुए बाहर पृथ्वी पे गिरती है। आरी बात में कुछ फाउंटेन की तरह, इस तरह से। ये मान लीजिए ये क्या है? एक ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी का माउथ है। तो कुछ इस तरह से आपका जो मैग्मा होगा उसका छींटे फाउंटेन की तरह बाहर की तरफ निकली। ये जो बाहर फाउंटेन की तरफ मैग्मा निकल रही है, होता क्या है कि हवा में काफी कम समय में ही ये ठंडा हो जाती है। ठंडा होकर के छोटे छोटे टुकड़े में पृथ्वी के ऊपर गिर जाती है। इसी को हम सिंडर बोलते हैं।
अब आइए चलते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर। ज्वालामुखी का जो समय अंतराल है उसके अनुसार ज्वालामुखी को हम लोग 3 भागों में बांटे हुए हैं। पहला जो है एक्टिव वोल्केनो, जिसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको हम लोग डॉर्मेंट वोल्केनो बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है शांत ज्वालामुखी, जिसे हम लोग एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी बोलते हैं। तो एक एक करके ये तीनों ज्वालामुखी। पहला ज्वालामुखी जिसका नाम है सक्रिय यानी कि एक्टिव वोल्केनो। ये वोल्केनो अक्सर उद्गार होते रहते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसका इरप्शन होता है। और पूरे विश्व में अब तक 500 एक्टिव वोल्केनो पाए गए हैं, जिसमें से मुख्य यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, जैसे कि एटना तथा स्ट्राम्बोली कहाँ में पाया जाता है, इटली में। उसके बाद कोलिमा उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में है। इसकी अब तक जो है उद्गार की संख्या लगभग में 40 से भी अधिक है। यहाँ पे जो स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। और क्या क्वेश्चन होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है वो कहां में है? भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। आप समझ रहे हैं, भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पे ये जो ज्वालामुखी है उपस्थित है। इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। ये अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि ये तो एक्टिव वोल्केनो है, तो ये बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली इरप्शन इसमें होती है। लेकिन ये ऐसा एक ज्वालामुखी है जिसके माउथ से अक्सर ये लॉ की तरह निकलते रहता है। आ रही बात समझ में? आप कुछ ऐसा समझिए कि ये जो ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली एक प्रकार का कैंडल की तरह है ना। ज्वालामुखी को आप इमेजिन कीजिए कि ये कैंडल है, और कैंडल से होता क्या है कि लॉ निकलती रहती है ना। तो ये स्ट्राम्बोली जो है ये अक्सर जो है इस तरह से लॉ निकलती रहती है। आ रही बात समझ में? तो इस लॉ के कारण जो भूमध्य सागर है अक्सर वो प्रकाशमय रहता है। इसी के कारण इस स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अगला ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे हम लोग डॉर्मेंट वोल्केनो बोलते हैं। ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कभी न कभी अतीत में उद्गार हो चुका है, और आए समय में कभी भी ये इसका उद्गार हो सकता है, यानी कि ये कभी भी इरप्शन कर सकता है। तो इसे हम प्रसुप्त यानी कि कभी कभी उद्गार होने वाला ज्वालामुखी भी इसे हम कहते हैं। कुछ मुख्य प्रसुप्त ज्वालामुखी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि विसुवियस जो कि भूमध्य सागर में है। आप देखिए, स्ट्राम्बोली भी कहां में है? भूमध्य सागर में। विसुवियस भी भूमध्य सागर में है। अक्सर इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये जो ज्वालामुखी है ये कहां पे स्थित है। जैसे आप पूछ देगा कि विसुवियस किस जगह पे स्थित है, तो भूमध्य सागर में। कराकाटोवा कहां पे है? सुंडा जलडब्रू मध्य। सुंडा जलडब्रू मध्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा को पृथक करती है, सुंडा जलडब्रू मध्य। उसके बाद फ्यूजियामा जापान, आप इसका नाम सुने होंगे। फ्यूजियामा के बारे में रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा लास्ट में कहां पे घूमने जाते हैं? इसी फ्यूजियामा एक माउंट भी है, फ्यूजियामा माउंट है ना। तो वहीं पे ज्वालामुखी है, उसका नाम है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। कहां पे है? जापान में। नेक्स्ट है मेयन, ये कहां पे है? फिलीपींस में है। तो ये अक्सर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ज्वालामुखी जो है ना किस जगह पे इसका इरप्शन होता है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आखिरी ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है? शांत ज्वालामुखी या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो ये देखिए, अतीत में बहुत साल पहले इसका उद्गार एक बार हुआ होगा, एक या अनेक बार हुआ होगा अतीत में। लेकिन अभी एट प्रेजेंट इसका कोई भी नामो निशान नहीं है, किसी प्रकार का जियोलॉजिकल फैक्टर नहीं है कि ये इन फ्यूचर या फिर एट प्रेजेंट इसका इस जगह पे कोई फिर से वोल्केनो इरप्शन होने वाली है। यानी कि ये वोल्केनो क्या है? एट प्रेजेंट पूरी तरह से डेड हो चुकी है। इससे पहले अतीत में बहुत साल पहले जरूर ये इरप्शन हुआ होगा, लेकिन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर देयर इज नो एनी चांस ऑफ इरप्शन। तो वैसे ज्वालामुखी को हम लोग क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी, यानी कि डेड वोल्केनो भी उसे आप बोल सकते हैं। देखिए, इसका कुछ उदाहरण है, ये भी आपको उसी तरह से पूछा जाएगा कि ये जो ज्वालामुखी है किस जगह पे स्थित है। कोह सुल्तान एवं देवबंद, ये कहां पे है? ईरान में है।
आप इस वर्ड से पता कर सकते हैं ये क्या है, सुल्तान क्या है, एक प्रकार का मुस्लिम वर्ड है, और मुस्लिम कंट्री कौन है, ईरान। इस तरह से आप याद करने का एक आप अपने अनुसार ये कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, पोपा। पोपा ज्वालामुखी कहाँ में है, म्यांमार में है। किलिमंजारो अफ्रीका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका। इससे इतना ही। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर ज्वालामुखी जो है किस जगह पे उपस्थित है। तो आशा करते हैं आपको कुछ आइडिया हुआ होगा ज्वालामुखी के बारे में। तो ये एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि परिचय है ज्वालामुखी का। इससे जुड़े हुए कुछ और हम फैक्ट्स आपको बताएंगे, जो कि अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।